खराब दिन। इस वक्त अगर आप देखेंगे चौतरफा बिकवाली हावी होती हुई, ब्लैक फ्राइडे ही कहेंगे इसे, क्योंकि निफ्टी में 24,000 के इर्द गिर्द 300 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 1100 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बुरी तरह से, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स बुरी तरह से स्वाहा होते हुए नजर आए। लाल निशान के साथ हर तरफ गिरावट ही गिरावट का माहौल। रिजल्ट स्पेसिफिक जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद भी मूड बिगड़ रहा है। कुछ चुनिंदा कंपनियों के नतीजों में पीछे पीछे थोड़ा मोमेंटम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन वो भी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहा है। एक्सीडेंट ऑफ द डे इंडसइंड बैंक, क्योंकि ब्रोकरेजेस के अर्निंग्स अनुमान में भी करीब 20 से 30% कटौती के अनुमान आते हुए, और क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। ब्लैक फ्राइडे गिरावट ही गिरावट। और आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है एक उम्मीद की किरण शुक्रवार के सेशन में दिखे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ अभिषेक सत्रवतम जुड़ गए हैं। अभिषेक, उम्मीद थी कि शुक्रवार हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र गिरावट थोड़ी थमे, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मानसी, देखिए, एकमात्र चिंता है और हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं कि उसका वेटेज अगर सारी चिंताओं में अगर आप देखेंगे ना, तो मैं तो 90% से ज़्यादा दे दूंगा एफआईएस की बिकवाली को। और आज का जो सत्र रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कन्विक्शन को और ज़्यादा डावाडोल करने वाला है। दिवाली से पहले ब्लैक फ्राइडे हम कह रहे हैं इसको, क्योंकि निफ्टी के लिए हम कह रहे थे कि 24,300 पर एक सपोर्ट है। निफ्टी बैंक के लिए 51,000 के सपोर्ट की बातचीत हो रही थी। ना सिर्फ 51,000 टूटा, बल्कि 50,500 के नीचे जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो 24,300 गया, 200 गया, 100 भी गया। अब 24,000 बच जाए, सब लोग यही तमन्ना कर रहे हैं कि किसी तरह ये बच जाए, अदरवाइज फिर खतरे में पड़ा गया 200 ईएमए का लेवल, जो यहां से अब हार्डली 600 पॉइंट दूर रह गया है, जिसको कि इन्वेस्टर सपोर्ट भी बोलते हैं, इन्वेस्टर ईएमए बोलते हैं उसको। तो उस पर चिंता है। दरअसल लगातार गिरावट के बाद रिटेल निवेशकों का बाजार में हौसला टूट रहा है। उन्हें अब भरोसा नहीं हो पा रहा किसी लेवल को लेकर। और एक और चीज देखने को मिल रही है कि जो निवेशक हैं वो पहले मोमेंटम में बिलीव कर रहे थे। बहुत सारे जो स्टॉक्स थे वैल्यूएशंस के आगे निकल गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग सेफ्टी तलाश रहे हैं। और इसके चलते आप जैसा हाईलाइट भी कर रही थी कि फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग हो रही है, थोड़ी एफएमसीजी में बाइंग हो रही है, ये उसी के चलते हो रही है। और आईटी स्टॉक्स में भी चुनिंदा हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। एकमात्र पिलर हम कहेंगे कि आईटी बचा हुआ है, क्योंकि बैंक का जो कह सकते हैं कि जो एक स्तंभ था वो कहीं ना कहीं डावाडोल हुआ है, वो टूटा है। और अब जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर हैं, अब वो पैसे कमाने की जगह पैसे बचाने की तरफ उनका पूरा का पूरा रुझान अब बढ़ रहा है। चिंताओं के चक्रव्यूह में बाजार है। एफआईएस की चिंता है, चीन की चिंता है, त्योहारी सीजन में डिमांड की चिंता है, मिडिल ईस्ट में वॉर की चिंता है, कई सारी चिंताएं हैं। और ये निफ्टी के पिछले 10 दिन कैसे रहे हैं, इसके आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। 10 दिन में सिर्फ 2 दिन बाय का फिगर आया है, और वो भी छोटी छोटी खरीदारी हुई है। लेकिन अगर हम पूरे अक्टूबर भर की भी बात करें तो सिर्फ 4 या 5 सत्र ऐसे रहे जहां पर बाजार में हमने कोई तेजी देखी हो थोड़ी थोड़ी। लेकिन ऊपरी स्तर से अगर हम रिकॉर्ड हाई से बात करें, निफ्टी 2,000 अंक नीचे आ गया है, और निफ्टी बैंक करीब 4,500 अंक नीचे का कारोबार कर रहा है। और सेंसेक्स की गिरावट हो गई है 6,500 से लेके 7,000 पॉइंट के आसपास की। और अभी आप बता रही थी कि देखिए, जहां नतीजे कमजोर आ रहे हैं वहां शेयर की पिटाई हो रही है, निश्चित तौर पर। लेकिन दिक्कत बाजार में क्या हो रही है ना कि देखिए, सामने बेयर से कह रहे हैं कि चित भी मेरी है, पट भी मेरी है। अच्छे नतीजे आए थे डिक्सन के, लेकिन शेयर टूट गया 10%, क्योंकि वहां प्रॉफिट टेकिंग हो गई। जहां कमजोर है वहां तो टूटना ही था। इंडसइंड बैंक 20% टूट गया। तो बाजार में निश्चित तौर पर कन्विक्शन की कमी है। और ये कन्विक्शन कब आएगी, हम लगातार बड़े एक्सपर्ट से बातचीत भी कर रहे हैं। बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव वो भी नहीं कह पा रहे हैं कि अच्छा ये बिकवाली कब जाके थमेगी। एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग 35% के आसपास का है, और लगातार 81% के आसपास की होल्डिंग थी। मतलब बहुत पुरानी बात ही नहीं हुई, लेकिन लगातार सेल ऑफ 1,07,8,000 करोड़ रुपए की लगातार सेलिंग 27 सितंबर से बाद से अब तक हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर कन्विक्शन को डिगाने वाला। और एक और चीज नेगेटिव हो रही है, वो भी नोटिस करवा देते हैं, वो है इंडिया विक्स
आज ये निकल गया 15 के ऊपर। जिस बात का डर था कि 15 के ऊपर अगर जाएगा तो शायद और बाजार में वोलेटिलिटी और बाजार में जो मंदी की गिरफ्त है, बेयर्स की जो कब्जा है वो बढ़ेगा, वो शायद बढ़ता हुआ दिखे। 6%, 6.25% के ऊपर हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स आज कारोबार कर रहा है। सिर्फ 250 शेयर आज मजबूत है, उसके मुकाबले 2334 शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये रहा बाजार का पूरा मूड। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। आज हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया, जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह हैं और रॉकस्टड कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल हैं, फंडामेंटल एनालिसिस बाजार में करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। राजेश जी, लगातार गिरावट, प्रेशर हम देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, हर चीज का बाजार में लॉस हो रहा है। आप जरा ये बताइए, 24,000 बच पाने की संभावना कितनी दिख रही है? क्या ये खतरे में लग रहा है आपको? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, 24,000 बच पाना या ना बच पाना ये अभी मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी जगह एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और ये चौथा कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे निफ्टी अब रेड में क्लोज होते हुए दिख रहा है। अगर हम लास्ट 4 साल का डेटा देखें कोविड के बाद से, तो ये दूसरी बार होता हुआ दिख रहा है कि जहाँ पे निफ्टी चौथे वीक में रेड में क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो जबकि अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मैक्रो इंडिकेटर्स में इतना ज्यादा कोई बदलाव नहीं है, इकोनॉमी में कोई इस तरीके के कोई नेगेटिव साइन नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरीके की सप्लाई प्रेशर आना ये मार्केट में एक जरूर चिंता यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें जिस तरीके से आज इंडसइंड बैंक का रिएक्शन देखने को मिला रिजल्ट के बाद, 20% किसी एक लार्ज कैप बैंक का गिरना, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि मार्केट में ऐसा क्या नेगेटिव है जो मार्केट पहले से उसको अभी डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ पे अब निगोशिएट करते हुए, तोड़ते हुए दिखे हैं। अब यहाँ से हमें, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, अब 200 दिन का मूविंग एवरेज एक नेक्स्ट रे ऑफ होप है जो कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट दूर है। तो 24,000 यहाँ पे बचेगा ना बचेगा, डेटा तो बताता है कि शायद नहीं बचे और फर्दर सेलिंग प्रेशर भी आते हुए दिखे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे रिलीफ, इतने ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई रिलीफ यहाँ पे नहीं आते हुए दिख रही। शॉर्ट्स अभी भी एग्रेसिव है और कहीं भी कोई शॉर्ट कवरिंग के साइन यहाँ पे बनते हुए नहीं दिख रहे। तो ये लगता है कि 24,000 इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, वो हो सकता है कि हमें टूटता हुआ दिखे, क्योंकि जब तक कोई शॉर्ट कवरिंग के सिग्नल नहीं होंगे तो बिल्कुल क्लियरली है कि एविडेंट है कि ये लेवल भी टूटेंगे। और बैंक निफ्टी में भी वीकनेस है। ये मंथ में ही अगर हम देखें तो निफ्टी 7% करेक्ट हुआ है मंथ ऑन मंथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो, और बैंक निफ्टी 5% करेक्ट होते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी में भी 51,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी टूटते हुए दिखा। हम 50,500 के नीचे भी फिसल चुके हैं। तो हमें लगता है कि चौतरफा सेलिंग जिस तरीके से बनी है, तो अब बायर्स तो भले ही काफी स्टॉक्स जो एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, अट्रैक्टिव लेवल्स पे, जो कि एक बहुत टाइम से जो मिस आउट कर रहे थे कि हमें ये भाव पे स्टॉक मिलेगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन वो आते हुए भी यहाँ पे बायर्स का कॉन्फिडेंस अब डगमगा चुका है। तो हमें लगता है कि जब तक कोई यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मार्केट में नहीं साइन बनते, जब तक बायर्स तो वापस अभी लौटेंगे नहीं। और हो सकता है कि ये दबाव मार्केट में रहे। मार्जिन की भी काफी आज सेलिंग देखने को मिली है। जिस तरीके से सुबह मार्केट ओपनिंग के बाद से एक सप्लाई दिखा रहा था, वो क्लियरली इंडिकेशन था कि जहाँ लिवरेज पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं ट्रिम डाउन होते हुए दिखी। वहां पे भी एक सप्लाई उसके चलते भी बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है अभी माहौल तो मार्केट का भी वीकनेस का ही दिख रहा है। और इस तरीके के फेस्टिवल के पहले इस तरीके का माहौल होना, तो थोड़ा सा मार्केट घबराया हुआ है, सेंटिमेंट वीक है और हमें लगता है दबाव रहेगा। हो सकता है हम 24,000 के लेवल को भी तोड़ दें, क्योंकि अगर आज की जी। क्लोज अगर 24,150 24,200 के आसपास नहीं होती तो हमें लगता है कि ये फर्दर एक्सटेंशन होगा सेलिंग का। हो सकता है कि हमें थोड़ा और सप्लाई प्रेशर देखने को मिले आगे आने वाली वीक में भी। राजेश जी, बहुत सही आपने एडवाइस यहाँ पर दी है और सही तरीके से बताया है। 24,000 अब एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है, क्योंकि इतनी गिरावट नज़र आ रही है। यहाँ से और ज़्यादा गिरावट भी आएगी तो कोई सरप्राइजिंग शॉक नहीं मिलेगा। इतना गिर चुका है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में बाजार। एक और चीज़ आपने कही, कॉन्फिडेंस डगमगाया है और डगमगाना भी चाहिए अगर आपाधापी में आपने मार्केट में एंट्री ली है। क्योंकि देखिए, पोर्टफोलियो में एक तरह से या बाजार में एक तरह से
पैनिक या यूफोरिया जो है वो सडन ही आते हैं, और जब आते हैं तो पछाड़ने वाले ही आते हैं। ऐसे में अगर आपने अच्छे स्टॉक्स का चयन करके अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आपाधापी में मिड कैप स्मॉल कैप में सिर्फ मोमेंटम को प्ले करने के लिए स्टॉक्स में एंट्री ली है, फिर डरने की जरूरत है। दिवाली से पहले भारी गिरावट ने निवेशकों का मूड तो बिगाड़ ही दिया है। एफआईआईज की बिकवाली से लगातार गिरावट का दौर जारी है और निफ्टी अब 24,000 के लेवल को भी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है एक तरह से। ऐसे में एक बार आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इन बिकवाली के पीछे की वजह है क्या है। एक साथ सारी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी वरुण जुड़ गए हैं। वरुण बताइए। तो दबाव बाजार में काफ़ी ज़्यादा गहरा रहा है और मार्केट का अगर आप मूड देखेंगे तो काफ़ी फीका पड़ चुका है। और अक्सर हम ऐसा देखते नहीं है कि त्योहारों के पहले इस तरह का मूड खराब होना, लेकिन इस बार मूड कुछ ज़्यादा ही खराब है। आप देखिए ऊंचाई से निफ्टी में किस तरह की गिरावट देखने मिली है। 8-8.5% के आसपास की गिरावट जो है वो ऑलरेडी निफ्टी झेल चुका है। निफ्टी बैंक में भी करीब 7% की गिरावट है। सेंसेक्स भी करीब 8% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। इनफैक्ट अगर आप पिछला ट्रेंड देखेंगे तो 10 साल में केवल ये चौथी बार है जब आप देख रहे हैं कि दिवाली के पहले यानी कि त्योहारों के पहले बाजार में इस तरह की गिरावट देखने मिली है। आप देखिए इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 2014, 2015 में देखने मिली थी, 2017 में देखने मिली थी, 2023 में देखने मिली थी। यानी कि पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो ये केवल चौथी बार है जब मूड खराब हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मूड अक्सर खराब होता नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि लगातार दूसरा साल है जहाँ पे ये मूड खराब हुआ है और करीब 8% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। बाकी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाजार में इस तरह की गिरावट है और उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो एफआईआईज का है। क्योंकि 27 सितंबर से अगर आप देखेंगे तो अब तक एफआईआईज 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है वो भारतीय बाजारों में कर चुके हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स है इसके पीछे, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली जो है वो लगातार जारी है। और इनफैक्ट कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जो है उन्होंने अब भारत को डाउनग्रेड करना भी चालू कर दिया। आप देखिए बर्नस्टीन के बाद गोल्डमैन, ये कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस है जिन्होंने भारत को डाउनग्रेड किया है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ये कह रहे हैं कि इस गिरावट में खरीदारी के भी मौके हैं, जैसे कि यूबीएस कहता है कि बाजार गिरा है तो आप खरीद लीजिएगा। इनफैक्ट क्रिस वुड भी ये कहते हैं कि 10 साल में भारत जो है अब सबसे ज़्यादा आकर्षक हो चुका है। तो व्यूज़ आपको दोनों तरफ के मिलेंगे, लेकिन मूड एक ही तरफ का है और वो है बिकवाली का। और त्योहारों के पहले मूड माहौल जो है थोड़ा फीका पड़ चुका है। बिल्कुल वरुण, त्योहार से पहले माहौल तो खराब हुआ ही है और व्यूज भले ही दोनों तरफ के मिल रहे हों, लेकिन इस वक्त बेहद संभल कर सिर्फ और सिर्फ बाजार को वॉच आउट करने का समय है। बहरहाल चलिए, टेक्निकल लेवल्स के लिहाज से कहाँ पर ट्रेड्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, कहाँ पर फोकस होना चाहिए और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बाजार पर इस वक्त लेवल वाइज क्या कहना है, ये समझ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए टेक्निकली इस वक्त बाजार कैसा नजर आ रहा है? कोई ट्रेड की बात करना या कोई कॉल की बात करना कितना सही होगा इस वक्त? फर्स्ट ऑफ ऑल मानसी जी, वेलकम बैक। काफी समय बाद आपसे वापस इंटरेक्शन हो रहा है शो में। थैंक यू सो मच राजेश जी। हाँ, तो देखिए मार्केट का मूड माहौल के हिसाब से तो शॉर्ट साइड के ही ट्रेड है और हमें लगता है कि जिस तरीके से काफी स्टॉक्स में ब्रेकडाउन देखने को मिले और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस तोड़े हैं, तो हमें यहाँ पे पहला स्टॉक जो वीक लग रहा है वो है आईजीएल का। वैसे देखा जाए तो पूरे सेगमेंट में आईजीएल, एमजीएल, ये सेगमेंट में वैसे ही गिरावट पिछले 2-3 हफ्तों से देखने को मिली है। और जिस तरीके से आईजीएल में अब शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखे फर्दर, और स्टॉक ने अपने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस भी अब ब्रेक डाउन किए हैं। हमें लगता है आईजीएल फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है यहाँ पे फर्दर, और डाउनसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। डाउनसाइड के टारगेट हमें लगता है 395 तक आते हुए दिख सकते हैं, तो आईजीएल फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 421 का। दूसरा स्टॉक जो शॉर्ट साइड का है वो है टाटा कंज्यूमर। ये अगेन स्टॉक को देखें तो ये 5th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि क्लियर दिखाता है कि एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर है। स्टॉक ने अपने मंथली वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसलते हुए दिखा है। डेरिवेटिव डेटा में शॉर्ट बिल्टअप है, तो टाटा कंज्यूमर पे भी शॉर्ट करने की सलाह है। 945 तक की डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, तो इसे भी शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 992 के आसपास।
बिल्कुल, तो एफएमसीजी सेक्टर से टाटा कंज्यूमर पर बिकवाली की राय, 945 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ इंद्रप्रस्थ गैस, यहाँ पर भी बिकवाली की राय है। तेजस, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे जो अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड किए जा सके? तो जो मेरे जो स्टॉक आइडियाज है वो थोड़ी पोजिशनल के हिसाब से है, क्योंकि बाजार काफी गिर गया हुआ है, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म नजरिए से बाइंग करना एडवाइजेबल नहीं है। तो पहला जो स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में काफी गिरावट आ गई है, बट ये जो स्टॉक है एक चट्टान की तरह मजबूत है, और वो अपना जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसको भी होल्ड करके रखा है। 2-3 दिन से एक हल्की गिरावट आई है स्टॉक में, बट कोई भारी गिरावट नहीं है। चार्ट स्ट्रक्चर इसका अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो ये जो स्टॉक है भारतीय एयरटेल का, हम करंट भाव पे या डिप पे खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1609 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 1720 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1780 का, और टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 वर्किंग डेज। इसके अलावा जो दूसरा जो स्टॉक है वो मेरा मेटल सेक्टर से है, और वो एक पोजिशनल कॉल है। अगर मेटल सेक्टर में देखेंगे तो नैल्को ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक ने एक अभी रिसेंटली एक अच्छा खासा स्विंग हाई बना के एक अच्छा खासा 10% का करेक्शन दिया है। तो मुझे लग रहा है नैल्को में ये करेक्शन में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। स्टॉक अभी भी उसकी जो 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखा है। हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, तो जिनका 2 से 3 महीने का नजरिया है वो ये स्टॉक में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना पड़ेगा 2 से 3 महीने का। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है आपको 197 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 235 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 250 का। तो भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय, और इसी के साथ मेटल सेक्टर से नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम, यहां पर भी तेजस ने खरीदारी की राय दी है। तेजस, मेटल स्टॉक्स पर ही फोकस करते हैं। याद रखें निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.5% की गिरावट यहां पर दिखी है। और 2 स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, एक है हिंदुस्तान जिंक, 6.5% की गिरावट के साथ कारोबार, और हिंदुस्तान कॉपर में भी 7% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। आपने नैल्को पर तो खरीदारी की राय दी, लेकिन हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी? देखिए हिंदुस्तान जिंक में भी काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। आज हमने काफी सेल ऑफ देखा है, बट 490 का इसका एक अहम स्तर है। 200 दिन की इसकी मूविंग एवरेज है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है मुझे लग रहा है स्टॉक में शायद एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो 490 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अगर 490 का स्तर टूट गया तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक का, उसमें डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया? हिंदुस्तान कॉपर। और हिंदुस्तान कॉपर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीक है। स्टॉक ने अभी इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो भी तोड़ दिया, और लगातार स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और जो इसका जो वीकली चार्ट है उसका भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक हो गया है। 280 का एक इंपॉर्टेंट स्तर था, वो स्टॉक लगातार उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान कॉपर में है जो ये गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा, और स्टॉक नीचे में 250 तक के भी लेवल छू सकता है। ठीक है, 250 तक भी गिर सकता है। देखिए कमजोरी के बाजार में ना अच्छी स्ट्रेटजी ये भी होती है कि आप ना अपने कैपिटल के प्रोटेक्शन पर ज़्यादा फोकस करें। पूंजी सुरक्षित होनी चाहिए। ट्रेड थोड़े कम लीजिए, लेकिन जो लीजिए पक्की लीजिए। नहीं अगर कन्विक्शन आ रहा है मत लीजिए। मतलब बाजार अगर ऐसा हो, ज़बरदस्ती का ट्रेड क्यों लेना। जहां बन रहे हो उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद कर भी रहे हैं, और जो चुनिंदा शेयर बताए जा रहे हैं उन पर ही फोकस कीजिए। एक और चीज़ ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, जो भी स्टॉप लॉसेस बताए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बार जब फ्री फॉल वाला मोमेंटम होता है बाजार में, कुछ उसी तरह की स्थिति दिख रही है। कोई सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है बाजार, तो उस स्थिति में क्या होता है कि फिर स्टॉक का रिएक्शन भी उसके हिसाब से नहीं रहता है कि जो बताया गया आपको, तो वो ध्यान में रखना है आपको। इस वक्त निफ्टी में 50 में से 48 शेयर 42 शेयर कमज़ोर हैं, सिर्फ 8 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ हैं, और उसमें आईटीसी लीड कर रहा है 2-2.25% के आसपास की तेज़ी के साथ। और अगर हम गिरावट वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो आज इंडसइंड बैंक है सबसे ज़्यादा गिरा हुआ शेयर, 20% के आसपास की भारी गिरावट हमने इसमें देखी है। एक काम करते हैं, जरा ये समझ लेते हैं, फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि इंडसइंड बैंक में आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है।
नतीजों में क्या चीजें ऐसी रही जिसने सबसे ज्यादा मूड को डिसरप्ट करने का काम किया है, और उसके बाद जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो किस तरह की आ रही हैं। अपने सहयोगी को जोड़ लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर जुड़ गए हैं इंडसइंड बैंक पर एक रिसर्च लेकर। गौरव, निश्चित तौर पर इंडसइंड बैंक के निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा निराश करने वाला दिन आज का रहा है। बताइए नतीजों में क्या क्या दिक्कतें रही हैं। जी हाँ, तो अगर हम इंडसइंड बैंक को देखें तो एक तेज़ गिरावट हमें देखने को मिली थी, और इसके मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर हम नंबर्स की बात करें सेकंड क्वार्टर की, तो अनुमान से कई ज़्यादा नीचे ये नंबर्स जो है हमें देखने को मिले थे। और इसमें मेन सबसे बड़ा अगर बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की, जो कि 4% लेवल पे गया है। 17 बिप्स का एक सीक्वेंशियल फॉल जो है हमें देखने को मिला था। और इसी के बाद मेन कंसर्न जो है वो आता है आपके MFI बुक पे, जो कि माइक्रो फाइनेंस बुक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट की अगर बात करें तो 2% से भी ज़्यादा एक क्रेडिट कॉस्ट हुआ था। हालांकि बैंक ने इस क्वार्टर में कहीं पे 500 करोड़ का प्रोविजंस लिया था कंटिंजेंट प्रोविजंस में, और इसके चलते हुए कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड दिख रहा है। बट अगर हम इस नंबर को भी हटा दें तो भी ये जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 1.5% पे चला गया है। MFI के चलते हुए कहीं पे स्लिपेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा एक अपटिक जो है वो देखने को मिला था, और वही एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो बैंक के लिए अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कहीं पे 40% का फॉल जो है हमें प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला था। एसेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे बैंक का कहना यह है कि कहीं पे जो अनसिक्योर्ड बुक है वहाँ पे एक स्लो डाउन हमें देखने को मिला, और इसके चलते हुए कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में फॉल देखने को मिला था। बट आगे जाके जो आउटलुक है वहाँ पे भी एक वीकनेस बैंक की तरफ से देखने को मिला था। उन्होंने कहा है कि जो 18 to 20% का ग्रोथ रेट था जो बैंक में पहले था, वो इस साल में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसके चलते हुए कहीं पे एक ग्रोथ कंसर्न जो है वो भी हमें देखने को मिला था। आगे जाके इन सब के चलते हुए अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो वहाँ पे भी एक काफ़ी बेरिश व्यू हमें ब्रोकरेजेस की तरफ से मिला था। कहीं पे एक टारगेट प्राइस में कट हमें देखने को मिला था। जैसे अगर हम बात करें IIFL की तो वहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस में कट किया है। इसी के बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टेक की तो वहाँ पे भी टारगेट प्राइस कट किया था। नुआमा की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड भी किया रेटिंग, और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1290 रुपीज़ का दिया था, जो कि पहले 1690 का था। तो एक शार्प कट जो है वो हमें देखने को मिला था, क्योंकि ब्रोकरेज से कहीं पे EPS में भी एस्टिमेट्स में कट किया है। और आखिर में अगर हम बात करें नोमुरा तो वहाँ पे भी एक शार्प कट हमें देखने को मिला था, जो कि पहले 1580 रुपये का टारगेट था वो 1220 रुपीज़ का किया है। तो दोनों तरफ से बैंक की तरफ से भी एक वीकनेस देखने को मिला, और ब्रोकरेजेस की तरफ से जो व्यू था वहाँ पे भी एक वीकनेस देखने को मिला। और इसी का रिजल्ट अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक के शेयर प्राइस की तो एक शार्प फॉल आज के दिन में देखने को मिला है। बट आगे जाके ये परफॉर्मेंस कैसे रहेगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो हर पैमाने पर इंडसइंड बैंक के कमज़ोर नतीजे हैं, चाहे वो एसेट क्वालिटी हो वो थोड़ी डिटेरियोरेट हुई है। इसके अलावा हमने देखा कि जो प्रोविजनिंग है उसमें बड़ा उछाल आया है इंडसइंड बैंक की, और प्रॉफिट में 40% के आसपास की गिरावट। तमाम मतलब एक भी ऐसी अच्छी चीज़ नहीं दिख रही है। और ब्रोकरेजेस को जो टारगेट गिराने के बाद भी जो टारगेट्स हैं ना, वो भी अभी मौजूदा भाव से बहुत ऊपर के हैं। आज हम दिन के दौरान हम बातचीत कर रहे थे, किसी एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि अगर एक क्रूशियल लेवल हाल का उन्होंने बताया, कहा कि अगर ये टूटा तो 700 रुपये तक गिरने का भी खतरा है इंडसइंड बैंक के शेयर के लिए। एक काम करते हैं, इस बीच कुछ फटाफट नतीजे भी आ रहे हैं। IDBI बैंक के नतीजे आए, NLC इंडिया के भी नंबर स्क्रीन पर आ गए हैं। NLC इंडिया नेवली लिग्नाइट कंपनी उसका पहले नाम था। आय 22.5-23% बढ़ी है, 3657 करोड़ रुपए पर आय आ गई है इसकी। हालांकि शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की गिरावट है। जो भी मेटल वाली कंपनीज हैं आज उनका चौतरफा मूड उनका खराब दिख रहा है। मुनाफे में हम देख रहे हैं कि 16% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो प्राइमा फेसी तो ऐसे कोई खराब नतीजे नहीं लग रहे हैं, लेकिन यही है, बाजार का मूड अगर इतनी कमजोरी का हो तो फिर नतीजे क्या ही सपोर्ट कर पाएंगे। आज शुरुआत पॉजिटिव टेरिटरी में करने के बाद ये शेयर टूटा, और उसके बाद दिन भर छोटी मोटी कोशिश हुई लेकिन रिकवर कर नहीं पाया। NLC इंडिया का 236 रुपए के आसपास का भाव है। तेजस, कोई व्यू आप दे पाएंगे NLC इंडिया पर? देखिए, NLC इंडिया की बात करें तो स्टॉक अभी एक 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। इसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो है 240 की, और स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। अगर आज का क्लोजिंग अगर 240 के नीचे आता है तो मुझे लगता है ये जो बिकवाली का दौर है वो स्टॉक में जारी रहेगा, और नीचे में यहाँ से हम 4 से 5% की और गिरावट देख सकते हैं। तो 240 का एक अहम स्तर है कैश में। अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो एक जोरदार बिकवाली आ सकती है NLC इंडिया में।
ठीक है, और बिकवाली बढ़ सकती है नेल्सन इंडिया के शेयर में 3-3.25% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है नतीजे आने के बाद, और थोड़ी सी इसमें फिसलन बढ़ी है। लेकिन क्या ऑप्शंस में कमाई हो सकती है, क्योंकि ये थोड़े से सुरक्षित होते हैं, थोड़े से कम पैसे में आप ट्रेड ले लेते हैं, ये जरा समझते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन के देवांग शाह हमारे साथ हैं ऑप्शंस का बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए। देवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या स्पॉट किया है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती होगी आजकल कोई भी ट्रेड खोजने में। वेरी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली यहाँ बात करें मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर थोड़ा और वीक लग रहा है। इसमें हिंडाल्को ने ओवरऑल डेली पे एक सपोर्ट ब्रेक करने के बाद हमने देखा है काफी और करेक्शन देखने मिला है। तो हिंडाल्को का 670 का पुट ऑप्शन, अक्टूबर का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। रेंज ऑफ 9 to 10 रुपीज, स्टॉप लॉस रखना है 6 रुपीज, टारगेट है 21 रुपीज, जिसमें मैक्स प्रॉफिट अराउंड 14,000 रुपीज का, मैक्स लॉस अराउंड 7,000 रुपीज का। हिंडाल्को 670 वाली पुट खरीदनी है। पुट खरीदना, मंदी को लेकर बुलिश होना, 10 से 11 रुपए के भाव पर आपको मिलेगी, और लक्ष्य 21 रुपए का, स्टॉप लॉस 6 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 14,000, अधिकतम नुकसान 7,000 रुपए का। शेयर है करीब करीब 2-2.5% नीचे कारोबार कर रहा है, 675 रुपए के आसपास का भाव है। देवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका ये ट्रेड बताने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और शेयरों पर हम फोकस करेंगे, कुछ और दिलचस्प रिसर्च आपके लिए लेकर आएंगे बेहद छोटे ब्रेक के बाद। तो बाजार में गिरावट का दौर जारी, लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली जो है बाजार में हावी होती हुई हर सेक्टर, हर पॉकेट में इस वक्त अगर आप देखें तो कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं। ऐसे में टेक्निकली और फंडामेंटली आपको हैंड होल्डिंग की बेहद ज़रूरत है, और यही ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश होती है हमारी। टेक्निकल एक्सपर्ट से उनका टेक्निकल नज़रिया हम समझ रहे हैं। हमारे साथ अब हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। रॉकस्टार्ड कैपिटल से अभिषेक अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो वेलकम, आप हमारे साथ पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं और एक लंबी पारी आप हमारे साथ खेलें, ऐसी शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून। आपसे सबसे पहले मैं कुछ सेक्टर्स पर आपकी राय लेना चाहूँगी। देखिए, इस वक्त बाजार का माहौल जो है वो कमज़ोर ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे में निफ्टी के कुछ चुनिंदा सेक्टर्स देखें, एफएमसीजी, भले ही नतीजों के बाद हमने देखा हो आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स जो आते हुए दिखे, निफ्टी एफएमसीजी को एक बार पुल अप करेंगे, मूड सुधरता हुआ नज़र आया है। रियल्टी पैक को अगर आप देखेंगे, वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन हरे निशान के साथ कह सकते हैं कि कामकाज शुरू होता हुआ दिखा है। साथ ही आईटी और मेटल, ये कुछ तमाम सेक्टर्स हैं। समय इस वक्त या सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि बाजार में अच्छे खासे स्टॉक्स का चयन करके एक बार एंट्री के बारे में सही समय आने पर सोचा जाए। लेकिन ये जो तमाम सेक्टर्स हैं, उसमें से क्या कोई पर्टिकुलर स्पेसेस, कोई पर्टिकुलर पसंदीदा सेगमेंट, पॉकेट या स्टॉक्स जिस पर आपकी राय होगी? बात में एफएमसीजी, आईटी और रियल एस्टेट की करिए। आईटी भी इसलिए क्योंकि आईटी एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कि इस हफ्ते हमें संभाल रहा था। थैंक यू सो मच मानसी फॉर द वेलकम, एंड होपफुली ये हम आगे जर्नी कंटिन्यू करें। आज की सिचुएशन मार्केट की जो देख रहे हैं, देख के लग रहा है कि जो करेक्शन का माहौल चल रहा था वो एक तरह से मार्केट ने कंटिन्यू किया है। एंड जैसे हम देख भी रहे हैं कि सेगमेंट जो सेक्टर्स की है, वहाँ एक चर्न आ रहा है, वहाँ एक रोटेशन है। और रोटेशन इसलिए है बिकॉज कुछ जगहों पे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके फंडामेंटल्स के अहेड वो चले गए और वहां पे बहुत बड़ी रैली पास में देखी। और अब क्योंकि मार्केट एक करेक्टिव फेज में आ गया है, तो लोग अब थोड़ी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के तौर पे अपनी एलोकेशन आईटी एंड एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में कर रहे हैं। सो ये टिपिकल पैटर्न होता है जो हर एक इन्वेस्टर जब अपने रिस्क हेज करने के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो वो करते हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, एंड दैट इज व्हाट आई फील कि गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि ये जो सेक्टर्स दोनों थे ये ज्यादा चले नहीं थे कंपेयर टू अदर सेक्टर्स अगर हम बात करें। और वहां पे अब क्योंकि एक रुझान जो है ये चेंज होता हुआ दिख रहा है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स में वापस एक तरह की बाइंग इंटरेस्ट आएगी। एंड इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि ये सारे स्टॉक बहुत बेटर परफॉर्म कर लेंगे अगर मार्केट नीचे जा रहा है,
पर एट द सेम टाइम एटलीस्ट करेक्शन के अंदर में अगर हमें कहीं पैसे लगाने हैं तो इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी एटलीस्ट टू पार्क सम कैपिटल इस तरह के सेक्टर्स में, जो कि अगेन एवरग्रीन है और समय के अनुसार एक ग्रोथ आती ही है जो विजिबल होती है। एक तरह से यही एडवाइस मिल रही है, चाहे फंडामेंटल एडवाइस हो या टेक्निकल एडवाइस हो, कि कुछ दिन कुछ सेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जिससे सिर्फ वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए। बहरहाल आईडीबीआई बैंक के नंबर्स थोड़ी देर पहले आए थे, एक बार नतीजों के बाद किस तरह के नंबर्स रहे और आईडीबीआई बैंक के काउंटर पर सेंटिमेंट क्या है देख लेते हैं। करीब 1% की तेजी है, नतीजे अच्छे थे। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 26% की बढ़ोतरी, 3,875 करोड़ का आंकड़ा आते हुए दिखा। सालाना आधार पर मुनाफे के फ्रंट पर भी करीब 39% का इजाफा 1,836 के स्तर पर। आईडीबीआई बैंक का काउंटर इस वक्त मजबूती के साथ 82-83 के लेवल्स पर। रिजल्ट का इम्पैक्ट है। राजेश जी, कैसा लग रहा है आईडीबीआई बैंक आपको? तो मानसी जी, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। स्टॉक में सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले थे। हालांकि स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा लोअर साइड से एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से रिकवरी के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे, और आज के मूव में अब जिस तरीके से स्टॉक प्लेस्ड है ऑलमोस्ट अपने 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में एक रिकवरी के साइन तो यहाँ बने हैं। अब यहाँ पे 83-84 के लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये स्टॉक 84 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे हमें लगता है ये मूव एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 90 रुपीज की तरफ भी। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है या जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया, उनके लिए सलाह ये रहेगी कि 78 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। 84 रुपीज क्रॉस होने के बाद हमें लगता है ये 88-90 रुपीज की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये राय आईडीबीआई बैंक पर। इस बीच लॉरस लैब्स स्टॉक पर नजर डालते हैं। याद रखें कल नतीजे आए थे और बाजार में भारी गिरावट है, उसके बावजूद स्टॉक में करीब 4% से ज्यादा की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। दिन की ऊंचाई से गिरावट दिखी है, लेकिन उसके बावजूद 4% की तेजी के साथ स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। सीडीएमओ बिजनेस के ऑपरेशंस के नतीजे काफ़ी पॉजिटिव आए और ब्रोकरेजेस का मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में सीडीएमओ ऑपरेशंस इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव है। कई क्वार्टर्स के अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस तिमाही में नतीजे ठीक ठाक दिखे। गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 375 रुपये प्रति शेयर कर दी है, जो करंट मार्केट प्राइस से देखें तो नीचे ही है। और मोतीलाल ओसवाल ने भी अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 447 का कर दिया है, जिसके चलते स्टॉक में करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी है। इस बीच चोलामंडलम फाइनेंस के नतीजे आए हैं, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 35% का ग्रोथ दिखा है। सालाना आधार पर 2,713 करोड़ के आसपास नेट इंटरेस्ट इनकम आई है। प्री प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी 21% का ग्रोथ दिखा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 960 करोड़ के आसपास, जो करीब 26% का ग्रोथ है सालाना आधार पर। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट 1 से 1.5% की गिरावट स्टॉक पर दिखी है, लेकिन नतीजे तो फिर भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। तेजस, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले लॉरस लैब्स पर अपनी राय दीजिए। नतीजों के बाद बाजार गिरावट में है, उसके बावजूद 4% की तेजी दिखी है, और इसी के साथ चोलामंडलम स्टॉक पर भी नजर दीजिए। देखिए, लॉरस लैब में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी। सितंबर मंथ में स्टॉक ने बनाया था 518 का हाई और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में था। स्टॉक ने रिसेंटली अभी 200 दिन की जो इसकी लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है, जो करीबन 440 की है, वहां पे सपोर्ट लेके आज के सत्र में बाउंस दिया है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 440 का जो स्तर है वो टूटेगा नहीं, यहाँ से स्टॉक थोड़ा सेफ जोन में है। अगर कोई बड़ा फॉल आना है स्टॉक को तो उसको 440 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। बट लग रहा है स्टॉक अभी सेफ मोड में है, तो किसी के पास पोजीशन है लॉन्ग तो 440 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 485 से लेके 487 के करीबन, जो इसका रिसेंट स्विंग हाई है। अगर ये ब्रेक होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। और चोलामंडलम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक भी एक सपोर्ट के करीबन खड़ा है। इसकी भी 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो करीबन है 1340 के करीबन। स्टॉक ने आज जो लो बनाया है वो करीबन 1342 का बनाया है। तो 1340 का एक इंपॉर्टेंट स्तर है, जब तक होल्ड करता है मुझे लग रहा है ये स्टॉक में यहाँ से एक माइनर पुलबैक रैली आ सकती है।
तो ये राय लॉरस लैब्स और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर। इनफैक्ट चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के नतीजों के बाद स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में रिकवरी भी दिखी है और सालाना आधार पर देखें तो नतीजे भी काफ़ी अच्छे इस तिमाही में नजर आए हैं। अभिषेक, आपसे पूछना चाहूँगी, नतीजों के बाद थोड़ी सी डिमांड कंसर्न्स जो निकल कर आ रही है उसके चलते बाजार में गिरावट दिखी है, लेकिन अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस लेने हैं तो सबसे पहले लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ी और गिरावट दिख सकती है, और इसी के साथ कौन से सेक्टर्स को आप प्रेफर करेंगे अगर किसी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करना हो तो? देखिए, मार्केट में जैसे मेरी कई बार ये एडवाइस पहले भी अपने क्लाइंटों की रही है कि मार्केट एक अपने फंडामेंटल से काफी अहेड जा चुका था एंड अब हम एक रियल करेक्शन जैसे कहते हैं वो देख रहे हैं। सो इस सिचुएशन के अंदर में लमसम पैसे कभी नहीं लगाने चाहिए, बिकॉज आपको ये नहीं मालूम है कि इस तरह के मार्केट्स ने जब हाई बनाई तो उसके सामने हमें करेक्शन कितना बड़ा देख सकते हैं। सो देयरफॉर आई वुड एडवाइज कि हम एक थोड़े थोड़े करेक्शन में एक थोड़े थोड़े पैसे लगाते जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लेट से 100 रुपीज लगाने के लिए है तो आप इसे 25 रुपीज पर 5% फॉल के बेसिस पे आप प्लान कर सकते हैं। तो लेट से वर्स्ट के सिनेरियो में अगर मार्केट 20% तक का करेक्शन कर जाता है तब भी आप वहां पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे जल्दी नहीं होनी चाहिए पैसे लगाने की, क्योंकि मार्केट के अंदर में स्टीप करेक्शन आ रहा है। इंडेक्स वर्सेस स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक आप 5 से लेके 20% तक जो है वो गिर रहे हैं। सो आई फील कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपके पास अगर कैश है तो आप इसे बेटर वे में प्ले कर पाएंगे एंड थोड़े सस्ते में आप जो शेयर है वो ले पाएंगे। सो ये तो मुझे लग रहा है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रही बात सेक्टर की, जहां पे मुझे लग रहा है कि एक सस्टेनेबल विजिबिलिटी है वहां पे उस तरह के सेक्टर्स को देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं देखूं तो डिफेंस एक मुझे सेक्टर अच्छा लगता है, बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट का बहुत हेवी थ्रस्ट है कि इंडिया की एक सर्टेन साइज एक्सपोर्ट में बने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड उसके लिए कई ऐसी ऐसी पॉलिसीज इंडिया के अंदर में अनाउंस हो रही है जिसकी वजह से वो एक फेवरेबल सिचुएशन बन रही है डिफेंस स्टॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग लेड के लिए। सो वो एक सेक्टर मुझे लग रहा है कि एक राइजिंग सेक्टर है एंड वहां पे करेक्शन भी काफी हमने देखा है आते हुए समय में, तो वहां पे हम एक एलोकेशन देख सकते हैं। एंड सेकंड एलोकेशन मुझे लग रहा है कि फार्मा एक जैसा सेक्टर जो अगेन सेफ गार्ड, जैसे मैं बोल रहा था कि कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं जैसे आईटी और फार्मा है जहाँ पे कुछ विजिबिलिटी रहती भी है और एक बेल वेदर की तरह वो प्ले करते हैं। सो फार्मा इज अनदर प्लेस जहां मुझे लग रहा है कि रुझान थोड़ा सा होना चाहिए। एंड दोनों जगह पे मेरा ये थॉट रहेगा कि आप इसे थोड़ा स्टैगर्ड वे में प्लान करें इन्वेस्ट करने के लिए। तो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करने की सलाह। अभी अगर लमसम पेमेंट इन्वेस्टमेंट करना हो तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं और थोड़ी सी और गिरावट भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है। और आईटी और फार्मा ये दो सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज़ रहेंगे अभिषेक के तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में आज गिरावट जरूर है, लेकिन इस गिरावट के बीच एक अच्छी चीज़ आपको बताते हैं, वो ये कि निफ्टी में लोअर लेवल से 100 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है और अब कम से कम ये लग रहा है कि आज की जो क्लोजिंग होगी 24,100 के ऊपर हो जाएगी। बीच में डर बढ़ा था कहीं 24,000 का स्तर भी आज ना टूट जाए, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 750 अंकों के आसपास की, तो 200-250 अंकों के आसपास की रिकवरी हम निफ्टी बैंक में भी देख रहे हैं। तो ये स्थिति है। जो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है वो थोड़ी सी बड़ी है, 344 शेयर हरे निशान में हैं। हालांकि अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब है। 2,252 शेयर जो हैं कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। इंडिया विक्स आया है 15 के नीचे 14.65, इस पर आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल 5% के आसपास का उछाल जरूर है, लेकिन एफएनओ में आप देखेंगे 31 शेयर तेजी के हैं, 144 शेयर आज गिरावट वाले कारोबार कर रहे हैं। राजेश जी, एक खेमा आज और है जिसके लिए ऐसा कोई नेगेटिव चीज तो नहीं है। क्रूड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, बट ओएमसीज की पिटाई हो रही है। और एक ना क्रिसिल की रिपोर्ट आई है। क्रिसिल का ये कहना है कि जो कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन है FY25 में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो $20 प्रति बैरल था लास्ट फिस्कल में, वो घट के हो सकता है $12 से $15 प्रति बैरल का। और उसकी वजह यह है कि
डीजल पर स्प्रेड कम हुआ है और रशियन क्रूड पर डिस्काउंट भी है, ये तमाम चीज़ें हैं। ओएमसीज में क्या आपको लग रहा है कि ये गिरावट कोई मौका है या फिर आपको लगता है शेयर और टूटेंगे? क्योंकि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि 4 से 7% की गिरावट का शिकार हो रहे हैं। अभिषेक जी देखिए, मार्केट का मूड माहौल के चलते ये स्टॉक्स भी अपने सपोर्ट्स को नहीं बचा पाए थे और यहाँ पे भी सप्लाई प्रेशर देखने को मिला। हमें लगता है तीनों ही ओएमसी स्टॉक्स ने अपने महत्वपूर्ण नियर टर्म सपोर्ट एरिया को ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए दिखे। एचपीसीएल की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो करीब 380 के आसपास था, उसको आज स्टॉक ने तोड़ा है। तो हमें लगता है 380 के नीचे रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई और फर्दर हाथ से भी दिख सकता है, हो सकता है 360 355 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। तो शॉर्ट कवरिंग जो ट्रिगर होनी है वो इसमें 380 80 85 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं आएगा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनेगी नहीं। अभी भी यहाँ पे शॉर्ट जो सिस्टम में बने हुए वो हमें लगता है फर्दर और प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे स्टॉक में। वहीं बीपीसीएल में भी देखें तो 320 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, उसके नीचे आज ये फिसल चुका है। तो इसके लिए भी ऊपर के साइड में जब तक 320-22 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहेगा थोड़ा यहाँ पे भी सप्लाई रहेगा, छोटी मोटी पुलबैक अगर बनती भी है तो। और डाउन साइड में यहाँ पे जो डाउन साइड ओपन हो चुकी है वो करीब 300 रुपये 295 रुपीज तक की डाउन साइड यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। और हमें लगता है अगर 320 के नीचे सस्टेन रहा फर्दर 1-2 दिन तो हो सकता है ये स्टॉक 300 के नीचे भी फिसलता हुआ दिखे। ठीक है, बीपीसीएल शायद 300 के नीचे फिसल जाए, लेकिन एचपीसीएल इस महीने की शुरुआत में 450 रुपये के आसपास का भाव था और अभी गिर के हो गया है 371 रुपये के आसपास का। जो नई लिस्टेड कंपनीज हैं जरा उस पर भी एक बार व्यू लेंगे आपसे अभिषेक, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है शेयर ये, और अब जो भाव है वो हम देख रहे हैं कि 80 रुपये के भी नीचे चला गया है ओला इलेक्ट्रिक का। कुछ चिंताएं भी थी, कुछ कंज्यूमर की तरफ से दिक्कतें भी आई थी। 77 रुपये के आसपास का भाव है ओला इलेक्ट्रिक का। और अगर हम ह्युंडई की अगर हम बात करें तो ह्युंडई के शेयर में भी एक दिन तेजी आई लिस्टिंग के बाद, 2-3 दिन पहले लिस्ट हुई थी, उसके बाद फिर से उसमें प्रेशर बन रहा है। 1800 रुपये के नीचे ही ये कारोबार कर रहा है, इस पर व्यू लेंगे। लेकिन इस बीच बीपीसीएल के नतीजे भी आ गए, अभी तो हम चर्चा ही कर रहे थे ओएमसीज की। मुनाफा 2397 करोड़ रुपये, ये अभी हमारे पास जो पहली जानकारी आ रही है, और ये 3015 करोड़ से घटी है। तो मुनाफा घट के आया है बीपीसीएल का, जो अगर हम अनुमान की बात करें 1.03 लाख करोड़ का इसका आया है। और ये दोनों के दोनों आंकड़े अनुमान जो थे उससे थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही हमें देखने को मिल रहे हैं। और बीपीसीएल का शेयर जो है 5% की गिरावट, दिन के निचले स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 306 रुपये की आसपास का भाव है। बाकी आंकड़े भी जो आएंगे उस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन एक बार व्यू फंडामेंटल भी ले लेते हैं इस पर। अभिषेक, ओएमसीज को लेकर आपका क्या भरोसा है? मतलब नतीजे भी आ गए, जरा गाइड करेंगे कि क्या गिरावट पर कहीं कोई मौका देखना है या फिर अवॉइड करना है इसको? है नहीं इस तरह से कि कोई पॉजिटिव रुझान एटलीस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बने। और आपने देखा जैसे कि बीपीसीएल के अगर रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज कि और बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिजल्ट भी कुछ इसी लाइन में आए जहां पे डिसअपॉइंटमेंट होगी। दूसरी बात है कि मार्केट ने काफी कुछ जो है प्राइसिंग जो है तेजी के काफी हद तक कर ली। अब कुछ भी लेवल पे सरप्राइज अगर नेगेटिव साइड में आता है रिजल्ट्स में, जहां पे अभी हम बात कर रहे हैं कि अनुमान से ये काफी घट के आया, तो मार्केट इसको बहुत सीरियसली लेगा एंड वहां पे सेलिंग प्रेशर आप बढ़ते हुए देखें। सो जैसे मैंने अभी कहा कि क्योंकि मार्केट जस्ट अभी एक करेक्टिव फेज में एंटर किया है, सो वहां पे थोड़ा समय लगना है। जहां एक टर्म भूल चुके हैं मार्केट में सारे इन्वेस्टर्स, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है ही नहीं। जब वहां आएगा मार्केट तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने पोर्टफोलियो को रीजिक करके एक अच्छे पोर्टफोलियो की तरफ बनाने की, एंड तब तक हमें थोड़ा रुकना होगा। सो अभी के लिए एटलीस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी करनी चाहिए, और अगर किसी के पास है तो शायद थोड़ा एग्जिट भी कर लेना इन लेवल्स पे भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। मार्केटिंग कंपनियों के लिए सही कहा आपने अभिषेक, जिस तरह के सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, फ्यूल प्राइस चेंज की हिस्ट्री जो रही है, रिटेल फ्यूल प्राइस
डीरेगुलेट होते हुए दिखे। ये सारी की सारी तमाम चीज़ें हैं जो कुछ हद तक कंसर्न है और उसी के चलते OMCs से फिलहाल दूर ही रहने की सलाह होनी चाहिए। लेकिन इस बीच BTST ट्रेड्स भी एक बार जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। BTST STBT ट्रेड क्योंकि 3:20 हो चुके हैं, बस बाजार बंद होने को है। राजेश जी, क्विकली आपकी तरफ से कोई ट्रेड इस वक्त? तो मानसी देखिए, लास्ट के 15-20 मिनट में थोड़ा सा मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिखा, और इस रिकवरी में हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो लॉन्ग साइड का है, और उसमें स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। ये स्टॉक का थ्रू आउट द डे अगर देखें तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, और डे हाई की तरफ ही स्टॉक बंद होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इंडियन होटल में जिस तरीके की स्ट्रेंथ है 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है स्टॉक को। 710 715 के अपसाइड के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 680 का। तो सिर्फ एक ही स्टॉक के साथ आज जाएंगे BTST, वो है इंडियन होटल। तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, इंडियन होटल्स पर नजर रखनी चाहिए। BTST ट्रेड राजेश जी की तरफ से। तेजस, आपकी तरफ से BTST STBT और नो ट्रेड? मेरे हिसाब से आज जो दिग्गज शेयर है TCS का, वो एक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 4000 से लेके 4050 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का। तो मुझे लग रहा है कि BTST में ये स्टॉक का बाई करके जा सकते हैं। 1-2 दिन के नजरिए से 4000 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और लक्ष्य रहेगा 4150 का। TCS, ये BTST ट्रेड तेजस की तरफ से आता हुआ। DCB बैंक के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। मजबूत है, कमज़ोर बाजार में DCB बैंक करीब 6% का इजाफा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मजबूती के पीछे की वजह भी है, कंपनी के नतीजे आए थे। NIS करीब 7% बढ़ी, मुनाफे के फ्रंट पर 23% तक की बढ़त देखने को मिली, और क्लियरली उसका एक इम्पैक्ट इस वक्त आप देख पा रहे हैं DCB बैंक के चार्ट्स पर। राजेश जी, एक राय दीजिए DCB बैंक पर। तो देखिए मानसी जी, ये स्टॉक में अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक वीक टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में डाउन ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से जरूर एक रिकवरी बनी है लोअर साइड से, जो कि एक इसका इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट एरिया है। मल्टीपल टाइम स्टॉक ने 110-12 के आसपास से ही सपोर्ट लिया है और वहां से पुलबैक का ट्रेड बना है। तो हमें लगता है कि अभी यहाँ पे 112 के लेवल को वॉच करना चाहिए, वही स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर किसी ने बाय किया है। तो अगर ये 112 के नीचे अब नहीं फिसलता है तो थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 120 और 124 के आसपास। आइदर वहां पे रिव्यू करें या लोअर साइड पे जिन्होंने बाय किया वहां पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ओके, सो जहाँ बैंकिंग की बात हम कर रहे हैं, DCB बैंक पर एक राय, लेकिन इसी के साथ साथ ICICI बैंक के चार्ट्स को भी एक बार देखना चाहिए। वैसे तो बिकवाली हम देख रहे हैं इस वक्त बाजार में, बाजार संभलने की लगातार कोशिश जद्दोजहद में, लेकिन ऐसे में बैंक निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ द मंथ ICICI बैंक कह सकते हैं। मार्च से जो तेज़ी का दौर यहाँ शुरू हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट कंट्रीब्यूशन क्लियरली पॉजिटिव इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट करता है। ICICI बैंक के चार्ट्स पर एक बार राय लेंगे, लेकिन उससे पहले कंपनी के तिमाही नतीजे कल आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, ये एक बार हमारे सहयोगी गौरव से समझ लेते हैं, उसके बाद एक चार्ट चेक लेंगे। गौरव, बताइए ICICI बैंक से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी हाँ, तो अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को देखें तो कहीं पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बट इसी के दौरान अगर हम बात करें ICICI बैंक के रिजल्ट्स की, तो इन्वेस्टर्स का मानना यह है कि कहीं पे रिलीव जो है हमें ICICI बैंक के रिजल्ट्स के थ्रू देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स ग्रोथ की, तो उनका मानना है कि कहीं पे इंडस्ट्री से ज़्यादा और पीएस से ज़्यादा ये जो ग्रोथ है वो रह सकती है, और इसी के चलते उन्होंने कहीं पे 4% का ग्रोथ जो है वो एंटिसिपेट किया है ICICI बैंक के लिए। और इसी के चलते हुए कहीं पे अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे भी एक 9% का ग्रोथ जो है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली लोन बुक की बात करें तो कहीं पे अनसिक्योर्ड लोन बुक में एक स्लोडाउन देखने को मिल सकता है, और इसी का रीज़न ये रहेगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे एक थोड़ा 5 बेसिस पॉइंट्स का फॉल जो है देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री की, तो ये जो फॉल है वो एक इनलाइन ट्रेंड में ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें PPO की थी, तो वहाँ पे भी कहीं पे एक 11% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसी के बाद अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वहाँ पे भी एक 6% का हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोविजंस में कहीं पे भी कुछ ज़्यादा रिस्क देखने की ज़्यादा चांसेस नहीं है। इन्वेस्टर्स का मानना ये है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कहीं पे एक नॉर्मलाइजेशन पे तो देखने को मिल सकता है, बट एलिवेटेड लेवल्स पे नहीं रहेगा। बट इसी के साथ साथ कहीं पे जो एसेट क्वालिटी ट्रेंड के ऊपर कई कमेंट्री रहेगी, जैसे हमने देखा कि अनसिक्योर्ड बुक में कैसे ट्रेंड है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे जाके बैंक की ग्रोथ के ऊपर क्या कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आखिर में कहीं पे अगर अनसिक्योर्ड सेगमेंट में बैंक को स्ट्रेस देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर कुछ कमेंट्री आई, तो वो देखना काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की माने तो कहीं पे एक अच्छे नंबर्स जो है हम ICICI बैंक की तरफ से सेकेंड क्वार्टर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गौरव, शुक्रिया ये नतीजों के अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। अच्छे नतीजों का अनुमान है यहाँ पर। NIIs और मुनाफे के फ्रंट पर बढ़ते इंडस्ट्री के मुकाबले लोन ग्रोथ में भी बेहतरी की संभावना है। तेजस, ICICI बैंक पर एक चार्ट चेक। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसमें से ICICI बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने आज फिर से अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस मारा है। स्टॉक उसकी जो 50 डे की मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा है, और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो 1225 के करीबन भी काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये 1225 से लेके 1235 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक रैली आ सकती है और ऊपर में हम 1285 से लेके 1300 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक को लेकर पॉजिटिविटी दिखा भी रहा। देखिए अब हरे निशान में आके फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है फिर से। लेकिन एक बैंकिंग की बात कर लेते हैं। बंधन बैंक फिर से कमज़ोर हो गया है। हमने देखा था कि 210-15 रुपये की तक ये शेयर गया था और उसके बाद फिर से इसमें बिकवाली का प्रेशर आया और आज ये दिन के निचले स्तर पर है। करीब करीब 7% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। एक और शेयर जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट का शिकार है लेकिन लगातार वहाँ पर निवेशकों का भरोसा टूट रहा है, वो है वोडाफोन आइडिया का। आज जो गिरावट है 6% के आसपास की, स्टॉक को ले गया है 7.5 रुपये के आसपास। 7 रुपये 59 पैसे आज का लो है। 19 रुपये 18 पैसे 52 वीक हाई है, जो ऐसा नहीं कि बहुत पहले का है। ये जून के आसपास इस लेवल तक था शेयर, वहाँ से लगातार टूट के अब ये 8 रुपये के भी नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। BPCL नतीजों के बाद थोड़ा सा और कमज़ोर हो रहा है क्योंकि मार्जिन के फिगर थोड़े कमज़ोर आए हैं। मुनाफा भी 20% घटा है, 2397 करोड़ रुपए। तो मुनाफा और मार्जिन वीक नंबर्स। एबिडा में 19.5% के आसपास की गिरावट। शेयर है दिन के निचले स्तर पर। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। बाजार बंद होने में 2 मिनट से भी कम का समय शेष रह गया है। 24,212 ये दिख रहा है निफ्टी का लेवल फिलहाल स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक की बात करें 673 अंक नीचे। आज की कामयाबी यही है कि ना सिर्फ हम 24,100 के ऊपर आ गए थोड़े से रिकवर करके, बल्कि 24,200 के ऊपर आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। और लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 150 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आ गई है। निफ्टी बैंक की बात करें वहां पर भी रिकवरी करीब 300-350 अंकों के आसपास की है। लेकिन आज कॉन्फिडेंस का नुकसान, कन्विक्शन का नुकसान आज बाजार में हुआ है और उसका जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दोष आप दे सकते हैं वो है इंडसइंड बैंक का शेयर। 19% की भारी भरकम गिरावट के साथ आज ये क्लोज करने जा रहा है। और निफ्टी बैंक में आज सिर्फ 3 या 4 शेयर ऐसे होंगे, 3 शेयर जहां पर आज तेजी रही। एक्सिस बैंक के अलावा ICICI बैंक, कोटक बैंक आधे % के आसपास की इन्होंने तेजी दिखाई। एक्सिस बैंक का शेयर करीब 2% ऊपर बंद हुआ है। अदरवाइज SBI, HDFC बैंक, BOB, PNB, बंधन बैंक, ये तमाम बैंक आज गिरावट के शिकार होते हुए दिख रहे हैं। एक और खेमा जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग या फिर बिकवाली हो रही है वो है ऑटोज का। M&M आज करीब 4% टूटा है। हीरो मोटो में 3% के आसपास की गिरावट रही है। OMCs में आज भयंकर कमजोरी रही। BPCL, HPCL, IOC ये तमाम शेयर टूटे। अगर हम बड़े स्टॉक्स की बात करें वेटेज के लिहाज से तो LNT के शेयर में करीब 3% के आसपास की आज गिरावट रही। मेटल्स में हिंद कॉपर करीब 7% टूट गया। इसके अलावा FNO के शेयरों में महानगर गैस में करीब 6% के आसपास ग्रावट रही। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, डिक्सन टेक हालांकि लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर जरूर किया है। दिन के दौरान ये 13% टूट गया था। फिलहाल ये 7.5-8% की गिरावट के साथ ये क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो लॉरस लैब्स, इंडियन होटल्स में बाई कॉल आई थोड़ी देर पहले राजेश जी की तरफ से। गोदरेज कंज्यूमर, इस पर रिपोर्ट्स अच्छी आई थी ब्रोकरेजेस की तरफ से। टोरेंट फार्मा ये शेयर लगातार चलता हुआ दिख रहा है। ITC नतीजों के बाद चला करीब 2-2.25% के आसपास की तेजी इसमें रही क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर अच्छे आए थे। बाकी आंकड़े भी ठीक थे। इसके मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर था। BL कहीं ना कहीं 270 रुपये वाले लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ इसने क्लोजिंग दी है। और IT में ओरेकल फाइनेंशियल और साइंट ये 2-3 शेयर ऐसे रहे जहां पर आज हमने तेजी देखी है। तो ओवरऑल बहुत ही कमजोर हम कहेंगे कि आज का सत्र रहा। गुंजाइश बस, राहत बस ये रही है कि
आखिरी के घंटे में रिकवरी आ गई है लोअर लेवल से ठीक ठाक ही। 24,200 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया है और सेंसेक्स ने 79,400 रुपए के ऊपर। निफ्टी बैंक की जो गिरावट रही है वो रही है 673 अंकों के आसपास की। इंडिया विक्स जो दिन के दौरान 15 के ऊपर चला गया था, 4% ऊपर दिखेगा आपको, 14.5 के आसपास के स्तर। और अच्छी चीज़ ये भी रही, हालांकि बहुत ज़्यादा राहत नहीं रही, लेकिन चढ़ने वाले शेयरों की संख्या जो 200 के आसपास थी वो बढ़ के 450 के आसपास पहुंच गई है। 437 डिक्लाइंस की और एडवांसेस की और डिक्लाइंस की बात करें तो 2158 शेयर। बाजार बंद होते होते मोबाइल के नतीजे भी आ गए आपकी स्क्रीन पर। आय वहां पर भी घटी है 16%, 292 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है। चलिए फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अभिषेक जी, तेजस जी और राजेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ट्रेडर्स को, निवेशकों को गाइड करने के लिए, बाजार पर अपने व्यूज भी शेयर करने के लिए। फिलहाल मानसी को, आशीषा को और मुझे